हाय दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, रोहित अनिका को मैसेज करता है कि आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ये मैसेज पढ़ते ही अचानक से अनिका की हंसी छूट जाती है और साथ ही साथ उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अनिका सोच में पड़ जाती है कि देश और दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून रोहित मारवा उसे इस तरीके के बचकाने मैसेज कैसे कर सकता था। तभी रोहित का एक और मैसेज अनिका के मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होता है। मैसेज में लिखा था कि आई थिंक हमें हमारी पहली ऑफिशियल डेट के लिए पर्सनली मिलना चाहिए, तो बताओ कब मिल सकता हूँ मैं तुम्हें। इस पर अनिका मुस्कुराते हुए रोहित को रिप्लाई बैक करती है कि आई एम नॉट फ्री फॉर सम डेज, जो कि सच भी था दोस्तों। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर सक्सेना ने जिस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, उस बच्चे का ऑपरेशन 4 दिन बाद था। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए अनिका का मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी था। ये बात अनिका जानती थी, इसलिए अनिका रोहित को आगे मैसेज नहीं करती और अपना फोन टेबल पर रख देती है। अगली सुबह गुलेरिया हाउस में आकाश गुलेरिया अपनी बालकनी में मयूर का वेट कर रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गौतम गुलेरिया ने जो तमाशा किया था उसकी लाइव स्ट्रीम हुई थी। करण गुलेरिया ने भी स्ट्रीम को देखा था और वो आकाश को बुला रहे थे। तो दोस्तों, करण गुलेरिया आकाश के जरिए अनिका का डीएनए टेस्ट करवा के पता करना चाहते थे कि अनिका उनकी बेटी है या नहीं। मयूर वही है जिसे आकाश गुलेरिया ने अनिका के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कहा था। मयूर आकाश गुलेरिया का कजन था। वो गुलेरिया हाउस से ही बिलोंग करता था। वो आकाश गुलेरिया को बहुत मानता था। उसने आकाश के लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल काम भी किए थे। मयूर वहां पर पहुंचता है, लेकिन वो निराश होकर आकाश से कहता है कि मैं सैंपल्स नहीं ला पाया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर अनिका बहुत अलर्ट रहती है। मैं उसके जैसा इंसान नहीं देखा जो कि अपने आप को लेकर इतना अलर्ट है कि वो अपने सुराग कहीं पर नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो अपने पानी पिए ग्लास को तक खुद धोती है। मयूर की बात सुनकर आकाश निराश हो जाता है और वो अपनी बेटी पिंकी को स्कूल ड्रॉप करने चला जाता है। आज अनिका भी सुबह जल्दी उठ गई थी। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जाना था। इस बच्चे की सर्जरी करनी थी। वो सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए काफी मेडिकल प्रोफेसर्स और डॉक्टर प्री सर्जरी मीटिंग के लिए डॉक्टर सक्सेना के न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इकट्ठा हुए थे। कॉलेज के बाकी टीचर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी मौजूद थे। अनिका भी आर्यन और श्रेया को स्कूल ड्रॉप करके दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस पहुंचती है। अनिका जैसी ही बिल्डिंग की ओर बढ़ती है, उसे सामने से आ रही डॉक्टर शालिनी दिखाई देती है। डॉक्टर शालिनी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही थी। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डॉक्टर सक्सेना ने डॉक्टर शालिनी को मौका दिया था कि वो डॉक्टर अमृता को सर्जरी में असिस्ट करे। डॉक्टर शालिनी जानती थी इसके कारण उसका मेडिकल फील्ड में काफी नाम होगा, उसकी इज्जत भी होगी, जिसके चलते वो काफी खुश नजर आ रही थी। तभी डॉक्टर शालिनी की नजर सामने से आ रही अनिका पर पड़ती है। वो अनिका को हैरानी से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में भला एक छोटी सी मेडिकल प्रोफेशन को किसने और क्यों बुलाया है। शालिनी अनिका को इग्नोर करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की एंट्रेंस पर पहुंचती है। अनिका भी उसके पीछे पीछे रूम में एंटर करने ही वाली होती है कि तभी डॉक्टर शालिनी उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अनिका। देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। अगर तुम डॉक्टर सक्सेना से मिलना चाहती हो तो उनके कैबिन में वेट करो। इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तुम डॉक्टर सक्सेना को यहाँ पर नहीं मिल सकती। वो क्या है ना, इस कॉन्फ्रेंस में छोटे मोटे मेडिकल प्रोफेशनल को एंट्री नहीं है। अपने बारे में डॉक्टर शालिनी के ऐसे ख्याल जानकर अनिका को मन ही मन हंसी आती है। तभी वहां पर रोहन श्रीवास्तव आता है। दोस्तों, अब मैं आपको रोहन श्रीवास्तव का एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। रोहन श्रीवास्तव डॉक्टर सक्सेना का फेवरेट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। वो काफी ब्रिलियंट है और साथ ही साथ उसकी सगाई डॉक्टर सक्सेना की बेटी के साथ हो चुकी है। बैक टू स्टोरी आते हैं। रोहन को आते देख डॉक्टर शालिनी अपने तेवर बदलते हुए रोहन से कहती है कि देखो, मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डॉक्टर अमृता से मिलना इतना आसान नहीं है। अगर डॉक्टर सक्सेना ने इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में इन्हें यहाँ पर बिन बुलाए आते देख लिया तो फिर तुम जानते हो ना उनका स्वभाव। इसलिए मैं इन्हें समझा रही थी कि ये यहाँ से चली जाए और डॉक्टर सक्सेना के कैबिन में जाकर उनका वेट करे। तभी रोहन मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखता है और अनिका को रिक्वेस्ट करता है कि मैम, डॉक्टर सक्सेना ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। डॉक्टर शालिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या जादू चलाया था अनिका ने डॉक्टर सक्सेना पर, जो डॉक्टर सक्सेना ने अपने बेस्ट स्टूडेंट को उसे यहाँ पर रिसीव करने भेजा था। शालिनी अच्छी तरीके से जानती थी कि मल्होत्रा खानदान की इतनी पहुंच नहीं है कि डॉक्टर सक्सेना अनिका को इतनी इंपॉर्टेंस दे। वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं रोहित मारवा के साथ कनेक्शन होने की वजह से तो नहीं डॉक्टर सक्सेना अनिका को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दोस्तों, शालिनी ये नहीं जानती थी कि अनिका को किसी के भी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। वो खुद में ही एक बहुत बड़ी हस्ती है। बैक टू स्टोरी आते हैं। रोहन जैसे ही अनिका को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया, उसके मन में कई सवाल थे। डॉक्टर शालिनी भी अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है और डॉक्टर सक्सेना और कुछ एक्सपर्ट्स के बीच की कन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनने लगती है।
जैसे ही डॉक्टर सक्सेना की नजर अनिका पर पड़ती है, वो अपनी जगह से उठ जाते हैं और अनिका से कहते हैं कि ग्रेट, आप यहाँ पर आ गई, प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। डॉक्टर सक्सेना अपनी सीट अनिका को ऑफर करते हैं, मगर अनिका एक चेयर लेती है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज आप लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू करिए। ये सब देखकर रोहन सोच में पड़ जाता है कि अनिका जरूर कोई एक ऐसी स्टूडेंट है जो अपने माँ बाप के कनेक्शन के जरिए यहाँ तक पहुंची है। रोहन को डॉक्टर सक्सेना की इंटीग्रिटी पर शक हो रहा था। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि डॉक्टर सक्सेना जैसे बड़े डॉक्टर भी पहचान और कनेक्शन से प्रभावित होकर एक ऐसी लड़की को डॉक्टर अमृता के अंडर स्टडी करने का मौका दे रहे थे जो उसके लायक ही नहीं थी। और तो और इतनी प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते समय ना तो अनिका में कोई एक्साइटमेंट थी और ना ही कोई सीरियसनेस। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर सक्सेना उसे अपने ऑफिस से डॉक्टर्स की लिस्ट लाने के लिए कहते हैं जो कि सर्जरी में शामिल हो गए। रोहन डॉक्टर सक्सेना के कैबिन में जाता है और वो जैसे ही लिस्ट में डॉक्टर अमृता का नाम देखता है, वो नाम पढ़ते ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कुछ ही दिनों में डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाला है। साथ ही साथ वो ये देखकर भी खुश हो जाता है कि लिस्ट में अनिका का नाम कहीं पर भी नहीं था। वो सोचता है कि शायद वो डॉक्टर सक्सेना के बारे में गलत सोच रहा था। डॉक्टर शालिनी भी लिस्ट में अनिका का नाम न देखकर खुश हो जाती है। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि अनिका जो भी कनेक्शन से यहाँ पर आई थी वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो उसे डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड करवा सके। अनिका वहां से जा ही रही होती है कि तभी शालिनी उसे पीछे से आवाज लगाकर कहती है कि सुनो मिस, अरे जो भी तुम्हारा नाम है मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ है जानकर कि तुमने इतनी पहचान लगाई, फिर भी तुम्हारी पहचान तुम्हें डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड करने का मौका नहीं दिला पाई। इस पर अनिका कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड नहीं करने वाली हूँ। अनिका की ये बात सुनकर शालिनी और रोहन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। शालिनी अनिका से कहती है कि तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा तो नाम भी नहीं है लिस्ट में, फिर भी तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? क्या करने वाली हो तुम, मुझे बताओ। अनिका डॉक्टर शालिनी को रिप्लाई नहीं करती है, वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। डॉक्टर सक्सेना के कैबिन में पहुंचते ही डॉक्टर शालिनी की बातों से इंस्पायर्ड होकर रोहन अनिका को बहुत कुछ सुना देता है और कहता है कि बड़ी बदतमीज हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। कि तभी वहां पर डॉक्टर सक्सेना आते हैं और रोहन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम जानती भी हो कि ये कौन है? डॉक्टर सक्सेना की बातें सुनकर रोहन अचानक से शांत हो जाता है और कहता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही है? कहीं ये डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट राजलक्ष्मी तो नहीं है? इस पर डॉक्टर सक्सेना रोहन को कैबिन से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि ये राजलक्ष्मी नहीं है, तुम कल के ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर सक्सेना अनिका को सॉरी कहते हैं और उसे ऑपरेशन में शामिल डॉक्टर्स की लिस्ट देते हैं जिसमें कि डॉक्टर शालिनी का भी नाम था। अनिका चाहती तो शालिनी को लिस्ट से हटा सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अनिका काम खत्म करके वहां से जा ही रही होती है कि तभी एक आदमी अनिका से टकरा जाता है और उस पर अटैक करके उसके बालों के सैंपल्स ले लेता है। अनिका उसे पकड़ नहीं पाती है। दोस्तों, यह आदमी मयूर नहीं था, लेकिन मयूर इस आदमी को पकड़कर उससे अनिका के सैंपल छीन लेता है। दूसरे दिन सर्जरी के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। अनिका भी पहुंच चुकी थी। अनिका आते ही सीधा डॉक्टर अमृता के लिए अलॉट किए गए चेंजिंग रूम में जाती है। डॉक्टर शालिनी उसे देख लेती है और रोहन को अनिका के खिलाफ भड़काती है। रोहन से कहती है कि वो डॉक्टर अमृता की चेंजिंग रूम में गई है, कहीं वो लड़की डॉक्टर अमृता को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती है। डॉक्टर शालिनी की बातें सुनकर रोहन घबरा जाता है, इसलिए वो अनिका के पीछे पीछे चेंजिंग रूम में चला जाता है। चेंजिंग रूम में पहुंचते ही रोहन को पता चल जाता है कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। साथ ही साथ वो ये भी समझ जाता है कि अनिका अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती है। रोहन अपने बिहेवियर के लिए अनिका से सॉरी कहता है और उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर चलने का इशारा करता है। अनिका ने अपना ऑपरेटिंग गाउन पहन लिया था जिससे कि उसे कोई पहचान नहीं सकता था। जैसे ही अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रही थी कि तभी डॉक्टर शालिनी उसे रोकती है और कहती है कि डॉक्टर अमृता, आप अलर्ट रहिएगा, दरअसल यहाँ पर एक लड़की है अनिका नाम की जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। इस पर अनिका उसे कह देती है कि अच्छे बुरे की पहचान मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। अनिका की आवाज से डॉक्टर शालिनी पहचान लेती है कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। इससे उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि अनिका देखती है कि डॉक्टर शालिनी का ऑपरेशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो तो अपने ही ख्यालों में खोई थी। अनिका शालिनी की ओर इक्विपमेंट के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन डॉक्टर शालिनी अनिका को गलत इक्विपमेंट दे देती है जो कि ऑपरेशन के दौरान एक मेजर मिस्टेक थी। तभी प्रीति जल्दी से अनिका को राइट इक्विपमेंट दे देती है जिससे कि ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होती। अनिका डॉक्टर शालिनी से कहती है कि ध्यान का है तुम्हारा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर को किस वक्त किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तुमने आज तक कोई सर्जरी की भी है या नहीं? तुम्हें किसने मौका दिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म करने का? तुम्हारी एक गलती की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, अनिका ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है और रोहन से कहती है कि वो फाइनल स्टिचेस ले। अनिका खुद जाकर चेयर पर बैठ जाती है और पानी पी ही रही होती है कि तभी डॉक्टर शालिनी आकर उसका जबरदस्ती मांस हटाने की कोशिश करती है।
तभी अनिका झटके से डॉक्टर शालिनी को हटाती है, जिसके कारण वो गिर जाती है और जोरों की आवाज आती है। इस आवाज से रोहन के हाथों से इक्विपमेंट पेशेंट के सर पर गिर जाते हैं और सारे डॉक्टर्स के मुंह से चीख निकल जाती है, जिस पर रोहन कहता है कि डोंट पैनिक, ऑपरेशन इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। गिरने की वजह से शालिनी को चोट लगी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। लेकिन उसे जैसे ही होश आता है, डॉक्टर सक्सेना उससे कहते हैं, तुमने ये किस तरीके की हरकत की है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस पर डॉक्टर शालिनी कहती है कि सर, मैं तो सिर्फ डॉक्टर अमृता का चेहरा देखना चाहती थी। इस पर डॉक्टर सक्सेना कहते हैं कि सभी डॉक्टर्स ने देखा कि तुमने अंदर क्या क्या किया। इन सब की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन दांव पे लगी थी। उस बच्चे की जान को कुछ भी हो जाता तो कितनी बदनामी होती हमारी। उस बच्चे के माँ बाप ने तुम पर केस कर दिया है और तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, पुलिस आकर डॉक्टर शालिनी को अरेस्ट करके लेके चले जाती है। डॉक्टर शालिनी का करियर बर्बाद हो चुका था। दूसरी ओर गुलेरिया हाउस में आकाश गुलेरिया के पास अनिका के डीएनए सैंपल्स पहुंच चुके थे, जिसकी रिपोर्ट्स भी उसे मिल गई थी। तो दोस्तों, क्या लिखा था डीएनए रिपोर्ट्स में, जानने के लिए जुड़े